नमस्कार, मेरा नाम माइका गोवर्धन रेड्डी है। आज हम डेटा के जरिए शासन और लोगों के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे मध्य प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र सिंधवा। यहाँ के वोटरों ने एक बहुत ही खामोश लेकिन मजबूत संदेश दिया है, एक ऐसा संदेश जो सम्मान और भरोसे की बात करता है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को पकड़ेंगे, वहां के हालात को समझेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा हमें कौन से 3 बड़े संकेत दे रहा है। इसके बाद हम नतीजों का पूरा विश्लेषण करेंगे और सिंधवा के सियासी उतार चढ़ाव के इतिहास को भी खंगालेंगे। इन सब की बुनियाद पर हम शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे और आखिर में भविष्य के लिए एक विजन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझना हो ना, तो शुरुआत हमेशा वहां के लोगों, उनकी जमीन और उनकी रोज की जद्दोजहद से करनी पड़ती है। सेंधवा ठीक वैसी ही एक जगह है। ये मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुल इलाका है, जिसकी अपनी चुनौतियां भी हैं और अपनी गहरी उम्मीदें भी। ये भील और बारेली जनजातियों का घर है, एक आदिवासी इलाका। यहाँ की करीब करीब 70% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये इस क्षेत्र की आत्मा है। यहाँ की सियासत, समाज, हर संघर्ष, हर चीज की धुरी यही पहचान है। तो सेंधवा की असलियत क्या है? ये 4 शब्द इसे बयां करते हैं: पानी, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार। यहाँ जिंदगी इन्हीं बुनियादी जरूरतों के लिए एक रोज का संघर्ष है। और ये संघर्ष हवा में नहीं है, ये जमीन से जुड़ा है, कपास और सोयाबीन की खेती से, लोगों की आजीविका से। आप जब यहाँ के लोगों की आवाज सुनेंगे तो इन्हीं मुद्दों की गूंज सबसे तेज सुनाई देगी। तो ठीक है, हमने जमीनी हकीकत को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि चुनावी डेटा क्या कहानी सुना रहा है। जब हम सिर्फ आंकड़ों के शोर से आगे बढ़कर पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं तो 3 बहुत ही साफ सिग्नल, 3 संकेत हमें मिलते हैं। और यही संकेत सेंधवा की असली सियासी आवाज हैं। पहला सिग्नल, ये नंबर है 1677। 2023 के चुनाव में जीत और हार का फासला बस इतना सा था, इतना छोटा मार्जिन। ये किसी मजबूत मैंडेट की निशानी नहीं है, नहीं, ये दिखाता है कि वोटर बंटा हुआ है, बिल्कुल बीच से। और सच कहूं तो ये एक चेतावनी है हर उस ताकत के लिए जिसे यह लगता है कि सत्ता उसकी जेब में है। दूसरा संकेत है 2 अलग अलग कहानियों का टकराव। समझिए, एक पटरी पर चल रही है स्थानीय आदिवासी पहचान और उनकी जमीनी शिकायतें, पानी, रोजगार, अस्मिता के सवाल, और दूसरी पटरी पर एक बड़ी राष्ट्रीय कहानी है जो हिंदुत्व और वेलफेयर स्कीम्स के जरिए एक बड़े हिंदू और ओबीसी आधार को जोड़ने की कोशिश करती है। तो ये चुनाव सिर्फ 2 कैंडिडेट के बीच नहीं था, ये इन 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव्स के बीच की लड़ाई थी। और अब तीसरा और शायद सबसे जरूरी सिग्नल, सेंधवा में असली सियासत राज्य की राजधानी में नहीं होती, वो हैंडपंप, स्कूल और क्लिनिक के आसपास होती है। यहाँ का वोटर बस एक चीज देखता है, मेरी रोज की मुश्किलों को हल कौन कर रहा है। बस यही वो निर्णायक पॉइंट है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। देखिए, सिर्फ ये जानना कि क्या हुआ काफी नहीं होता, जरूरी है ये समझना कि क्यों हुआ। हम उन सिस्टमिक फैक्टर्स को देखेंगे, उन वजहों को जिन्होंने सेंधवा में ये सियासी हालात पैदा किए। जरा इस बदलाव पर नजर डालिए, ये बहुत नाटकीय है। 2018 में कांग्रेस का विनिंग मार्जिन क्या था? करीब 16,000 वोट, एक बहुत ही आरामदायक जीत। और सिर्फ 5 साल बाद 2023 में ये मार्जिन पिघलकर बस 1,677 रह गया। इतना बड़ा फॉल, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे गहरे सिस्टमिक कारण हैं। तो ये बदलाव किसी एक कैंडिडेट की वजह से नहीं हुआ, नहीं, ये उन सिस्टमिक मुद्दों की वजह से है जो वोटर के व्यवहार को तय करते हैं। जैसे साक्षरता दर करीब 49% है, इसका मतलब लोग मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। फिर एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े वादे होते हैं और दूसरी तरफ जमीन की कड़वी सच्चाई। इनके बीच जो गैप होता है ना, उसे अक्सर अफवाहें भर देती हैं, और वो भी बहुत तेजी से फैलती हैं, मुंह जबानी या फिर व्हाट्सएप के जरिए। और यहीं पर एक पल रुककर हमें सम्मान या डिग्निटी के संवैधानिक मूल्य को समझना होगा। डिग्निटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको सही जानकारी मिले, आप अपनी बात कह सकें और आपकी बात सुनी जाए। जब कोई नागरिक वोट डालता है ना, तो वो सिर्फ एक नेता नहीं चुन रहा, वो सत्ता से सच कहने के अपने सबसे बुनियादी हक का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं, ये डिग्निटी का, सम्मान का एक एक्ट। अच्छा,
सेंधवा में जो हो रहा है ये कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ के वोटर के मिजाज को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, क्योंकि पिछले कुछ दशकों का चुनावी डेटा हमें आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक कमाल का पैटर्न दिखाती है अस्थिरता का, वॉलेटिलिटी का। 1998 कांग्रेस के पास सीट है, 2003 बीजेपी की एक जबरदस्त लहर आती है, कांग्रेस का वोट शेयर लगभग क्रैश कर जाता है। 2013 तक बीजेपी और मजबूत हो जाती है, लेकिन फिर 2018 में पासा पलटता है और कांग्रेस सीट वापस ले लेती है, और 2023 मुकाबला एकदम कांटे का। तो ये जो अस्थिरता है ना, ये यहाँ की राजनीति का डीएनए है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो ये पैटर्न हमें सिखा क्या रहा है? सीधी सी बात है, सेंधवा में सेफ सीट या पक्की लॉयल्टी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ का वोटर बहुत प्रैक्टिकल है, वो मैंडेट देता है, काम देखता है और फिर परफॉर्मेंस के आधार पर अपना फैसला सुनाता है। वो किसी भी पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की इजाजत नहीं देता। तो ठीक है, अब तक हमने क्या हुआ और क्यों हुआ इसका विश्लेषण किया। अब हम बात करेंगे कैसे की। एनालिसिस से आगे बढ़कर एक सवाल पूछते हैं, एक असरदार गवर्नेंस के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? और ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये लोगों का भरोसा कमाने के बारे में है। अब इस ब्लूप्रिंट पर आने से पहले आइए जल्दी से यहाँ की दो मेन पॉलिटिकल फोर्सेस की ताकत और कमजोरियों को देख लेते हैं। कांग्रेस की स्ट्रेंथ है कैंडिडेट की आदिवासी पहचान, तो बीजेपी की स्ट्रेंथ है उसकी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। कांग्रेस बूथ लेवल पर वीक है, तो बीजेपी लोकल एंटी इनकम्बेंसी से परेशान रहती है। और सबसे मजेदार बात, दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा एक ही है, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना का फैलना। इन्हीं सच्चाइयों के आधार पर एक असरदार गवर्नेंस का फ्रेमवर्क 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, इलेक्टोरल फेज, फोकस सिर्फ कोर लोकल मुद्दों पर, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेज, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो शिकायतों को सुने और उन्हें ट्रैक करे। तीसरा, नैरेटिव फेज, विश्वास और सबका साथ सबका विकास वाली कहानी कहना। और चौथा, रिसोर्स फेज, ये पक्का करना कि पैसा और स्कीमें बिना लीकेज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। ये कोई चुनावी प्लान नहीं है, ये लोगों के साथ भरोसे का एक परमानेंट रिश्ता बनाने का ढांचा है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत, मैंडेट वादों से नहीं मिलता, वो प्रूफ से मिलता है। भरोसे तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, एक्शन। बातें तो खोखली हो सकती हैं, लेकिन काम बोलता है। और हाँ, जब हम लोगों से कम्युनिकेट करने की बात करते हैं तो एक और उसूल याद रखना बेहद जरूरी है, डायलॉग घुसपैठ नहीं। मतलब आप नागरिकों से जब भी बात करें वो उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति के सम्मान के साथ होनी चाहिए। भारत के डेटा प्रोटेक्शन सिद्धांत भी यही कहते हैं, लोगों तक पहुंचना जरूरी है पर उनकी डिग्निटी और पर्सनल स्पेस की इज्जत करते हुए। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं। सेंधवा और उसके बेहद ताकतवर वोटरों के भविष्य पर एक आखिरी सोच। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि ये एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, वो नंबर 1677, वो मार्जिन कमजोरी का नहीं, ताकत का सिग्नल है, हर एक वोट की ताकत का। और ये एक साफ चेतावनी है कि जो भी नेता लोगों को हल्के में लेगा या तरक्की की जगह ध्रुवीकरण को चुनेगा, उसे जनता खारिज कर देगी। सेंधवा के लोगों ने ये बार बार साबित किया है। तो आगे का विजन क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ, एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का विजन, जहां मकसद अगला इलेक्शन जीतना नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य बनाना हो। जहां डेटा का इस्तेमाल सिर्फ इलेक्शन मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 080420041 602 पर कॉल करके संपर्क करें। राजनीति से परे उद्देश्य।